हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम एनसीईआरटी को आसान भाषा में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम क्लास 11th की एनसीईआरटी भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार पढ़ रहे हैं। इसके 7 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 8वां चैप्टर, स्थानीय शासन। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे 8वां चैप्टर स्थानीय शासन के बारे में बताया गया है। कैसे कैसे स्थानीय शासन भारत में प्रदान किया गया है, कैसे शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है स्थानीय शासन को प्रदान करने के लिए। इन सब बातों को हम 8वें चैप्टर में देखेंगे। तो आइए देखते हैं 8वां चैप्टर। स्थानीय शासन। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो यहाँ पे है कि स्थानीय शासन, सबसे पहली बात ये पढ़ेंगे कि स्थानीय शासन निकायों का महत्व क्या है। फिर दूसरा ये पढ़ेंगे कि संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं स्थानीय शासन के लिए। फिर स्थानीय शासन के जो निकाय हैं उनके काम और जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि स्थानीय शासन क्यों हमें जरूरी है, स्थानीय शासन की क्या इम्पोर्टेंस है, इस बात को पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे केस स्टडीज दी गई है। जो मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर, वहाँ पे गीता राठौर नाम की एक महिला है और ये सरपंच बनी थी। और इसके बाद इन्होंने जब सरपंच का पद धारण किया, गांव में ये सरपंच बनी, तो ये बहुत राजनीतिक रूप से बहुत दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। और इन्होंने तालाब को पक्का बनवाने का काम, स्कूल की इमारतों को बनवाने का काम, गांव में सड़क बनवाने का, इन सब का काम किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि तमिलनाडु की एक महिला और ये गांव वेंगेस वसल की सरपंच थी। और यहाँ पे क्या किया गया था इस केस स्टडी में कि तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था कि 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर की जमीन आवंटित की थी। और वो गांव जो जिस जिले में आता था, वहां के कलेक्टर ने इसको आदेश पारित कर दिया था। लेकिन वहां पे जो सरपंच महिला थी, वो हाई कोर्ट में उन्होंने रिट दायर की और कहा कि ये हमारी जमीन है। तो हाई कोर्ट ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वो खंडपीठ में गई और वहां पे उनकी बात को माना गया। और उसमें उन्होंने जो खंडपीठ थी वहां पे क्या किया गया कि सरकारी आदेश, उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है और ये पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि पंचायत की शक्ति कितना बड़ी शक्ति होती है और इससे क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा कि 1993 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। अब स्थानीय शासन किसे कहते हैं? तो जो स्थानीय लेवल पे होता है, मतलब स्थानीय स्तर पर, जैसे गांव के स्तर पर, जिला स्तर पर जो शासन होता है, शासन का स्वरूप, उसे स्थानीय शासन कहते हैं। और स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित, अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र में जन भागीदारी बहुत जरूरी होती है। और जन भागीदारी कैसे संभव है कि हम स्थानीय लेवल पे अपने ज्ञान का प्रयोग करें और स्थानीय हित के हिसाब से निर्णय लें, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी करें, तो लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा। तो इसलिए लोकतंत्र के लिए स्थानीय शासन और स्थानीय हित बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं। और फिर लोकतंत्र का एक ये भी मतलब होता है कि जो स्थानीय शासन हो वो बहुत मजबूत हो, उसकी सक्रिय भागीदारी हो और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करे। अभी ऊपर की केस स्टडी में हम लोगों ने देखा था कि स्थानीय शासन की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, मतलब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और कैसे उनको सही तरीके से निभाया जा सकता है। तो स्थानीय शासन का मेन जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो ये है, क्योंकि जो काम स्थानीय स्तर पर किए जाते हैं और वो स्थानीय लोगों के द्वारा किए जाने चाहिए, स्थानीय लोग उनके नुमाइंदों के हाथ में ही वो स्थानीय काम रहने चाहिए। तो वहाँ की क्या जरूरतें हैं वो ज्यादा सही तरीके से, अब कोई भी गांव है, जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश का कोई गांव है, हाँ उत्तर प्रदेश का मान लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक तरफ जैसे कि बुंदेलखंड वाला इलाका है जहाँ पे बहुत ज्यादा वो गर्मी होती है, बारिश नहीं होती है, इस तरह की चीजें हैं। दूसरी तरफ गोरखपुर वाला इलाका है जिधर बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब अगर प्रदेश सरकार के स्तर पर कोई नीतियां बनाई जाती हैं तो वो सबके ऊपर एक समान के लिए बनाई जाएंगी, एक समान नीतियां बनाई जाएंगी। और उनकी डिमांड अलग अलग है। एक एक जगह पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, एक जगह पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, तो डिमांड अलग अलग है। तो और अगर एक साथ वन शू फिट ऑल वाली चीजें कर दी जाए
एक ही तरह की नीतियां सबके लिए बना दी जाएं तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। अब इसी को दूर करने के लिए अगर बुंदेलखंड वाले इलाके वाले लोग वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अब क्या उनके पास चीज़ें हैं और उन्हें क्या चाहिए, उस हिसाब से नीतियां बनाएं। गोरखपुर इलाके के लोग वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो नीतियां बनाएं, तो वो नीतियां ज़्यादा कारगर रहेंगी। जबकि अगर प्रदेश के स्तर पर कोई एक समान नीति बनाई जाए तो इसलिए स्थानीय शासन का महत्व तो हम इसी बात से समझ सकते हैं। फिर अगर हम लोग देखें कि भारत में स्थानीय शासन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कब कब स्थानीय शासन में मतलब ऐसे समय आया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लाइफ टर्निंग पॉइंट था इसके स्थानीय शासन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखें, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो वहाँ पे सभा, समिति, विदत ये सब चीज़ें होती थी और लोग आपस में बैठकर सलाह मशविरा करते थे और निर्णय देते थे। तो तब से चला आ रहा था। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई मध्यकाल में, और फिर अगर आधुनिक समय की बात करें तो यहाँ पे जब 1882 में लॉर्ड रिपन थे वायसराय, तो उस टाइम पे इन्होंने इनके स्थानीय शासन की व्यवस्था के लिए पहलकदमी की थी, और इसीलिए लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट जो आया 1919 का, और 1935 में उसमें भी स्थानीय शासन की बात की जा रही थी। कुछ कुछ चुनाव हो रहे थे और कुछ कुछ जगहों पे इनकी भागीदारी को बढ़ाया जा रहा था। फिर जब इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आता है, तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे बहुत जोर दिया था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और इनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना ही सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए कारगर साधन है। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये बात कही थी। और फिर यहाँ पे था कि इस तरह से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत की बात कही। फिर जब संविधान बना तो यहाँ पे हमारे डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में कहा गया था, ग्राम पंचायतों के निर्माण की बात की गई थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बना माहौल, और यहाँ पे स्वशासन की बात की जाने लगी। अगर देखें कि भारत में मतलब कैसे ये, जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में बात की गई थी कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में। और इसके बाद फिर संविधान, स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन कैसे आया, तो इसके लिए हम आगे देखते हैं। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे पहले आता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, और कुछ प्रदेशों जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, इन्होंने 1960 में निर्वाचन द्वारा जो स्थानीय प्रणाली, निकायों की प्रणाली थी, ये अपना ली थी। इसके बाद यहाँ पे बलवंत राय मेहता की समिति बनती है, अशोक मेहता की समिति बनते हैं, और वो लोग अपनी कुछ कुछ सिफारिशें देते हैं पंचायतों के लिए। तो जैसे बलवंत राय मेहता की समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है, अशोक मेहता की समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है, और बाद में फिर पीके थुंगन समिति आती है और 1989 में। और इन्होंने कहा था कि पीके थुंगन समिति ने कहा था कि क्या करना चाहिए कि उन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन आता है कि किस समिति की सिफारिशों पे पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये 1989 में पीके थुंगन समिति ने कहा था। और फिर 1992 में यहाँ पे बिल पास हुआ और 1993 से लागू हुआ था, और इस तरह से पंचायतों को दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर अगर हम लोग देखें कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूरा देखें, तो सबसे पहले तो यहाँ पे त्रिस्तरीय बनावट की बात की गई है कि यहाँ पे 3 स्तर होगा। सबसे पहले जैसे ये 3 स्तर हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ग्राम पंचायत होगा, फिर दूसरे स्तर पर क्षेत्र पंचायत होगा, फिर यहाँ पे तीसरे स्तर पर जिला पंचायत होगा। तो इस तरह से त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की गई है। और इसमें जो भी मतदाता सूची में दर्ज होता है, जितने भी ग्राम सभा के वो सदस्य होते हैं, मतदाता सूची में जिनका नाम होता है, जो भी वयस्क होते हैं, मतलब 18+ होते हैं, उनको यहाँ पे इसमें वो ग्राम सभा का सदस्य होता है यहाँ पे, और वो फैसला ले सकता है। फिर चुनाव यहाँ पे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं तीनों स्तर पर जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, और इनकी 5 साल की अवधि होती है। अगर कहीं पे
मतलब 5 साल से पहले अगर कहीं पे भंग होता है पंचायत, तो वहाँ पे 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिए जाने चाहिए। और फिर जब चुनाव होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे गाँव में जो पंचायत कुछ थी वो भंग हो गई, और अभी 2 साल बचे हुए, 2 ही साल हुए हैं चुनाव को, 3 साल बचे हुए हैं पंचायती राज चुनाव के लिए। तो फिर वहाँ पे जो चुना जाएगा व्यक्ति, वो बचे हुए टर्म के लिए ही चुना जाएगा। जैसे अगर 3 साल बचा है तो 3 साल के लिए ही वो रहेगा, फिर से वो 5 साल के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि इकट्ठे जब चुनाव होगा पूरे प्रदेश में पंचायतों के लिए, तो वो इकट्ठे ही होगा। फिर यहाँ पे आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है, और इसमें जो भी पंचायती संस्थाएं होती हैं उसमें 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, और तीनों ही स्तर पर एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अगर प्रदेश सरकार चाहे तो ओबीसी को भी दे सकती है। और यहाँ पे तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष का भी, जो अध्यक्ष पद है, इस पे भी आरक्षण दिया गया है। और एक तरफ यहाँ पे जब वुमेन के आरक्षण की बात आती है महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, सिर्फ महिलाओं को वो सामान्य की ही महिलाओं को नहीं, बल्कि जो एससी एसटी की महिलाएं हैं उनको भी 1/3 आरक्षण मिला हुआ है। फिर यहाँ पे विषयों का स्थानांतरण भी किया गया है। तो विषयों का स्थानांतरण कैसे, देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, ठीक, फिर त्रिस्तरीय बनावट है, फिर दूसरा हम लोगों ने देखा कि चुनाव कैसे होता है, फिर तीसरा यहाँ पे आरक्षण की बात देखी, अब चौथा है कि विषयों का स्थानांतरण। तो जो राज्य सूची के विषय थे उसमें से 29 विषयों, 29 विषय का यहाँ पे किया गया है, विषयों का स्थानांतरण किया गया है। और ये 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची में दर्ज किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि 11th अनुसूची में कितने ज्यादा विषय हैं, मतलब कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ये सब स्थानीय निकाय हैं। और यहाँ पे आर्टिकल 243G है, इसमें क्या बताया गया है कि पंचायतों की शक्ति क्या है, उनके प्राधिकार क्या है, उनके उत्तरदायित्व क्या है। और इस तरह से जो भी, अगर कोई भी प्रदेश सरकार है, तो यहाँ पे वो कानून बना के राज्य सूची के विषय को स्थानीय शासन की सूची में डाल सकती है, स्थानीय स्वशासन की सूची में, और वहाँ पे पंचायतों को शक्ति प्रदान कर सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि 11वीं अनुसूची में क्या क्या विषय हैं, तो इसमें कुछ कुछ बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो कृषि आ जाता है, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास आता है, लघु उद्योग आता है, फिर ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, पुलिया, ग्रामीण मतलब एकदम जो लोकल लेवल की चीजें हैं, स्थानीय स्तर की चीजें हैं, उसको इनमें डाला गया है। फिर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, शिक्षा है, और इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है। फिर तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा है, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा है, पुस्तकालय है, सांस्कृतिक गतिविधि है, बाजार, मेला, स्वास्थ्य, सफाई, अस्पताल, प्राथमिक सेवा केंद्र, डिस्पेंसरी, परिवार नियोजन, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब चीजें आती हैं हमारी। तो कुल मिला के 29 सब्जेक्ट हैं। फिर यहाँ पे है कि शुरू में क्या किया गया था कि जहाँ पे आदिवासी रहते थे, उनको यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दूर रखा गया था, मतलब उनके यहाँ पे लागू नहीं किया गया था। लेकिन बाद में जब 1996 में पेशो अधिनियम बनता है, तो वहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था की चीजें हैं वो वहाँ पे भी लागू हो जाती हैं, उन पे भी शामिल किया जाता है। तो ऐसा ये इसलिए किया गया था क्योंकि जैसे जो वहाँ की स्थानीय परंपराएं हैं, जैसे आदिवासियों की अपनी अलग सी परंपराएं होती हैं, वो अलग तरीके से जीना, मतलब जीवन जीते हैं, और वन संरक्षण की का भी बहुत तरीके से काम करते हैं। तो फिर उन्हें भी इसमें शामिल करना, एक उनकी विविधता भी बनी रहे, मतलब जो उनकी पहचान है वो भी संरक्षित रहे, और वो देश की जो मुख्य धारा है, विकास है, उसमें भी शामिल हो सके। तो इस तरह से विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इनको भी शामिल किया गया था। फिर अगला है यहाँ पे कि राज्य चुनाव आयुक्त। तो हम लोगों ने जब चुनाव और प्रतिनिधित्व तीसरा चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे देखा था कि एक निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो कि पूरे देश का चुनाव देखते हैं, पूरे देश में विधायकों का चुनाव, सांसदों का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सब चुनाव देखते हैं। लेकिन जब अगर बात करते हैं पंचायती राज की, तो यहाँ पे राज्य के स्तर पर राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और वे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। और ये जो इनका राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका एकदम अलग होता है भारत के चुनाव आयोग से, इनका उनसे कुछ रिलेटेड नहीं होता है, और इनका ऑटोनॉमस होता है। फिर ये है कि राज्य वित्त आयोग भी होता है यहाँ पे, और प्रदेश की सरकार के लिए हर 5 साल पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनता है यहाँ पे, और ये देखता है कि मतलब कि जो भी वो है तुम्हारा प्रदेश की संचित निधि है, उसमें से कितना अनुदान जाना चाहिए पंचायती राज को, कितना स्थानीय स्वशासन को जाना चाहिए,
इन सब चीज़ों को देखता है। फिर आगे है कि यहाँ पे अगर हम ये तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होगी। अब 74th अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जो भी सारी चीज़ें हैं 73rd में, वही सारी चीज़ें 74th में भी हैं। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे जो भी जैसे वहाँ पे स्थानीय शासन में ग्राम पंचायत की बात की जाती थी, यहाँ पे नगर पालिका की बात की जाती है। जो भी शहरी शहरी इलाके हैं उनके लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, अब शहर कौन है ये भी एक बड़ी बात है, तो इनको भी सेग्रीगेट करने का काम किया गया है। तो इसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होती हैं तो ये शहर की श्रेणी में आते हैं, अगर नहीं फुलफिल होती हैं तो शहर की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो इसमें सबसे पहला है कि कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो, और दूसरा ये है कि जो भी कामकाजी पुरुष हैं उनका कम से कम 75% खेती बाड़ी के कामों से अलग पेशे में हो, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा हो वो। हाँ, उसके बाद तीसरा है यहाँ पे कि जो जनघनत्व हो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो यहाँ पे 2001 की जनगणना दी गई है, लेकिन अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो लगभग 31% हमारे यहाँ पे शहरी जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती थी। फिर अगर हम देखते हैं कि 74th और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगर समानताओं को देखते हैं, तो जो प्रत्यक्ष चुनाव था, आरक्षण की बात थी, यहाँ पे भी महिलाओं को, SC ST को सबको आरक्षण दिया गया है। फिर जो विषयों का हस्तांतरण है वो भी यहाँ पे दिया गया है। प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, प्रादेशिक वित्त आयोग, ये सब सेम ही चीजें हैं, और ये 12वीं अनुसूची में इनके बारे में लिखा गया है। फिर अगर हम लोग क्रियान्वयन की बात करते हैं, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो हो गया, क्या ये सिर्फ कागजों पे है या फिर जमीन पर दिखता भी है? तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि चुनाव मतलब हो रहे हैं, हर 5 साल पे प्रॉपर चुनाव हर जगह पे हो रहे हैं। और मतलब जो भी जिला पंचायतों की संख्या अगर हम लोग देखें तो लगभग 500 है। मध्यवर्ती जो वो है पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, उनका 6,000 है, और ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2.5 लाख है। और अगर देखें तो 100 से ज्यादा शहरी निगम है, लगभग 1400 नगर पालिकाएं हैं, और 2000 नगर पंचायत में मौजूद हैं। और हर 5 साल पर अगर देखा जाए तो कम से कम 32 लाख सदस्यों का लगभग निर्वाचन होता है। तो इस तरह से जो जनप्रतिनिधियों के, अगर हम लोग राज्य सभा, विधानसभा, लोकसभा, इन सब चीजों को देखते हैं तो लगभग 5,000 यहाँ पे लोग चुन के जाते हैं। लेकिन अगर हम स्थानीय स्तर पर देखें तो लगभग 32 लाख सदस्यों का चुनाव होता है। तो इस तरह से मतलब जो हमारे यहाँ पे प्रतिनिधित्व वाली शासन प्रणाली है उसमें बहुत भारी इजाफा हुआ है। और इस तरह से यहाँ पे दिखता है कि हाँ, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसका लाभ मिला है। और वो सिर्फ कागजों पे नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है, बल्कि वो जमीन के स्तर पे, धरातल पे भी वो काम हो रहा है। और इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हुआ है इसमें। तो महिलाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, और कई कई बार वो सरपंच के पद पर, अध्यक्ष के पद पर भी रही हैं। और जहाँ पे भी रही हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं केरला का, तो केरला में हेल्थ भी अच्छी है, एजुकेशन के मामले में भी केरला बहुत अच्छा है। और अगर हम लोग देखते हैं सेक्स रेशियो, तो उसमें भी केरला बहुत अच्छा है। और अगर हम देखें पंचायती राज व्यवस्था की, तो वहाँ की पंचायती राज व्यवस्था बहुत सक्सेसफुल है, और वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं पंचायती राज्यों में, और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो इस तरह से मतलब अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को देखें, पिछली बार वाला जो इकोनॉमिक सर्वे था, तो उसमें बताया गया था कि केरला जो है मतलब सबसे ज्यादा, वो खुद, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पंचायतों की क्या प्रॉब्लम है, कि वो स्टेट के अनुदान पे निर्भर रहते हैं। लेकिन केरला ऐसा स्टेट है कि वहाँ की जो पंचायतें हैं वो स्टेट के अनुदान पर निर्भर नहीं रहती हैं, बल्कि उनका जो खर्चा होता है वो स्वयं निकालती हैं अपना। तो इस तरह से हम मतलब देखते हैं कि जितना ही पंचायतें सशक्त होंगी हेल्थ में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, वो ज्यादा रोल अपना निभा पाएंगी। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पंचायती राज की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 29 विषय का 29 सब्जेक्ट यहाँ पे संविधान के इनको हस्तांतरित किए गए हैं। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि यहाँ पे ये जो इनका कामकाज होता है वो बहुत स्वतंत्रता पूर्ण तरीके से नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे कई बार कई प्रदेशों में क्या हुआ है कि अधिकांश विषय जो हैं वो स्थानीय निकाय को नहीं सौंपे गए हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे सिर्फ जनप्रतिनिधित्व तो एक नाम भर की चीज़ रह जाती है, हो नहीं पाता है उसमें कुछ। इसके अलावा है कि यहाँ पे जो स्थानीय निकाय हैं उनके पास धन बहुत कम होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है फंड की। और ये जो प्रदेश और केंद्र सरकार रहते हैं उनके वित्तीय मदद पर ही निर्भर रहते हैं, और प्रदेश और केंद्र सरकार वित्तीय मदद करते हैं और उस पोजीशन में करते हैं कि जैसे अगर प्रदेश की कोई भी वो चल रही है, योजना चल रही है, केंद्र स्तर पर कोई योजना चल रही है, तो उसके लिए जो फंड आता है वो ग्राम पंचायतों में फंड आता है। लेकिन अगर ग्राम पंचायत खुद से अपने लिए कोई योजना बना रहा है तो उसके लिए फंड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे एक ये डाटा हम लोग देखते हैं कि जो स्थानीय शहरी निकाय हैं उनकी कुल राजस्व उगाही में 0.24% का योगदान है, जबकि अगर सरकारी खर्चे की बात की जाए तो यहाँ पे 4% तक सरकारी व्यय करते हैं। तो इस तरह से ये कमाते कम है और खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं और अनुदान पे ही पूरी तरीके से निर्भर हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं पंचायती राज की। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पंचायती राज जो है ये जो विकेंद्रीकरण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए, लोकतंत्र के लिए और स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और इसमें और भी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है और हर एक स्तर पे करने की ज़रूरत है। एक तो राज्य सरकार के स्तर पर करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे प्रॉपर उनको सब्जेक्ट दिए जाएं जो भी है, और उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए वो कानून बनाने की और वहाँ पे नीतियों को लागू करने की। दूसरा है कि यहाँ पे जन जागरूकता भी होनी चाहिए। हर मतलब जो गांव के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे गांव पंचायत में हमारे क्या काम हो रहा है, कितना फंड आ रहा है। आरटीआई से जाके हम वहाँ पे देख सकते हैं सब चीज़ें। तो जन जागरूकता भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोकतांत्रिक विकेंद्रण की ये विकेंद्रीकरण की स्थानीय स्वशासन वाला चैप्टर खत्म होता है। और अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अगला चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे कि अगले चैप्टर जैसे इसमें अगला चैप्टर संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। अभी जितनी भी चीज़ें हम संविधान में पढ़े हैं वो सब इसमें पूरी तरीके से आएंगी कि कैसे संविधान को हम मान सकते हैं कि जीवन दस्तावेज। तो चलो ठीक है, उसको कल देखा जाएगा। बाकी आज संविधान दिवस है तो संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और ये संविधान ही है हमारे देश का जो कि मतलब हम इस तरह से हैं कि कोई भी सिविल सर्विसेज हो, कोई भी पब्लिक सर्विसेज हो, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। जो गैर भेदभाव वाली नीति है, सबके साथ समान व्यवहार है, ये हमारे संविधान से ही आया है। तो इस तरह से संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।